हेलो बच्चों, आज हम पाठ 15 शुरू करेंगे खाद्य संसाधनों में सुधार। सबसे पहले खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता क्यों है। खाद्य संसाधन होते क्या हैं? जो भी हम भोजन के लिए फसलें या जो पशुओं से भोजन प्राप्त करते हैं वही हमारे खाद्य संसाधन हैं। तो हमें उसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। वो क्यों है? क्योंकि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उस बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें खाद्य संसाधनों में उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। तो इस पाठ में सबसे पहले हम फसलों की बात करेंगे। उसके बाद जो लास्ट वाला टॉपिक है इसका, उसमें हम पशुपालन से संबंधित टॉपिक्स के बारे में, जैसे मछली पालन और आपका ये है मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इस में सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पेज है, इंट्रोडक्टरी पेज, उसमें अलग अलग प्रकार की फसलें दी हुई हैं और उनसे हमें क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले अनाज वाली फसलें, जैसे उदाहरण हैं गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा आदि, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। दूसरी हैं दालें, जैसे चना है, उड़द है, मूंग है, इन सब से हमें प्रोटीन मिलते हैं। ये बेसिक सा पार्ट है तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे। उसके बाद तेल वाली फसलों के आपसे कई बार एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, जैसे सूरजमुखी का नाम दे दिया जाएगा, इससे हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, वसा प्राप्त होती है। तेल वाली फसलें जो भी हैं उनसे हमें वसा प्राप्त होगी। उसके बाद चारे वाली फसलें मैंने इन्हीं के साथ इसलिए इंक्लूड की हैं क्योंकि इनके कई बार 1 मार्क में सिर्फ एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। जो पशुओं को चारे के लिए प्रयोग की जाती हैं, बरसीम है, ज्वार है, जई है, और एक और आपकी बुक में अलग से दिया हुआ है सूडान घास। तो ये उनके उदाहरण हैं। अब 8वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि मौसम के आधार पर फसलों को कि कौन से मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। 2 प्रकार की फसलें हैं, रबी फसलें और खरीफ फसलें। ये आपने बड़े अच्छे से 8th क्लास में डिटेल में किया है। सो लेट अस हैव अ क्विक रिकैप। जो रबी फसलें हैं वो सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं और जो खरीफ फसलें हैं वो बारिश के मौसम में बोई जाती हैं। इनका समय नवंबर से अप्रैल तक होता है और जो खरीफ फसलें हैं इनका समय जून से अक्टूबर तक होता है। इन्हें अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है और इन्हें अपेक्षाकृत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको बारिश के मौसम में बोया जाता है। उसके बाद इनके उदाहरण हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि। इनके उदाहरण हैं धान, सोयाबीन, मक्का और कपास। ये भी कई बार 1 मार्क में इनके एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं और 2 मार्क्स में इनके डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है एक बॉक्स में, बुक में 2nd पेज पे, हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति अनाज के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो हमारे देश में यानी कि भारत में 1960 से 2004 तक सिर्फ 25% कृषि योग्य भूमि की बढ़ोतरी से अनाज के उत्पादन में 4 गुना तक बढ़ोतरी हुई। और ये किस प्रकार संभव हो पाया? अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया गया, बहुत अधिक मात्रा में उर्वरक वगैरह का प्रयोग किया गया और फसलों को कीट से बचाने के लिए कीटनाशकों का भी प्रयोग किया। तो उसके बाद है एक श्वेत क्रांति, या आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध के उत्पादन से यानी कि दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एक जो है, हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कर रहे हैं इस पॉइंट को, कि भाई उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले फसल की जो किस्में हैं उनको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, उसको सुधारने के अलग अलग वैज्ञानिक तकनीक हैं। तो फसल की किस्मों में सुधार की ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्या है, उसके लिए मुख्य पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि करना, मतलब ऐसी किस्में विकसित करना फसलों की जिनमें उत्पादन अधिक से अधिक हो। प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो भी आपके पास ज़मीन उपलब्ध है उसमें अधिक से अधिक उत्पादन हो। उसके बाद है उत्तम गुणवत्ता। उत्तम गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उसमें जो भी प्रोटीन, जो भी आपके वसा वगैरह हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी हो। उसके बाद है तीसरा जैविक व अजैविक प्रतिरोधक क्षमता। अब ये जैविक और अजैविक प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? जैविक कारक कौन से होते हैं जो हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं? जैसे आपके कीट हैं, कवक वगैरह हैं, जो फसलों में बीमारियां पैदा करते हैं। दूसरे अजैविक कारक हैं, ठीक है, जैसे सूखा है या अधिक तेज़ धूप है या जो आपकी मिट्टी है उसमें लवण की मात्रा अधिक है, तो ये अजैविक कारक हैं। तो ये इनके लिए अधिक से अधिक प्रतिरोधक क्षमता हो, ऐसी किस्में विकसित की जाएं ताकि वो बीमारियों से भी बचा रहे और जो आपकी प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं उनको भी पौधा झेल सके, कम पानी में भी सर्वाइव कर सके। ठीक है, उसके बाद है परिपक्वन काल में कमी। परिपक्वन काल क्या होता है कि फसल कितने टाइम में पककर तैयार हो गई है। मान लिया आपके पास खेत है, आप मतलब ज़मीन कम है, आप उसमें अधिक से अधिक प्रकार की फसलें लेना चाहते हैं। ठीक है, तो परिपक्वन काल कम होने का क्या फ़ायदा है? मान लिया एक प्रकार की तो गेहूं की वैरायटी ऐसी है
जो किस्म है वो ऐसी है जो 3 महीने में पककर तैयार हो जाती है, दूसरी ऐसी है जो 4 महीने में पककर तैयार हो जाती है। तो आपके लिए बेनिफिशियल, किसान के लिए बेनिफिशियल कौन सी होगी? जो कम समय में पककर तैयार हो रही है, ताकि उसके लिए खेत खाली हो जाए अगली फसल लगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने खेत में एक साल में मतलब 2 की बजाय 3 फसलें भी ले सकता है। तो इस प्रकार ये है परिपक्वन काल में कमी, ये भी एक पॉइंट है फसल की किस्मों में सुधार के लिए। उसके बाद है व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता का मतलब क्या है कि इस प्रकार की किस्में विकसित की जाएं पौधों की जो हर प्रकार के वातावरण में, हर प्रकार के तापमान में विकसित हो जाएं। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। यानी कि हमें फसल में जो ऐच्छिक गुण हैं वो अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसको हम नीचे एक क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे। फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है, ऐच्छिक गुण क्या है? भाई ये डिपेंड करता है, अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार के ऐच्छिक गुण हो सकते हैं। मान लिया आप चारे वाली फसलों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो चारे वाली फसलों में जो भी मतलब आप चारा क्या होता है, चारा जो पशुओं को खिलाने के लिए फसलें प्रयोग की जाती हैं, उस चारे वाली फसलों में क्या चीज़ होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं हों, ठीक है, ताकि जब उस चारे वाली फसल को काटा जाए तो अधिक से अधिक चारा उत्पन्न हो उसमें। ठीक है, तो क्वांटिटी अधिक हो, मात्रा अधिक हो, समझ आ गई? पौधे लंबे भी हों और उसमें शाखाएं भी अधिक हों, तो ये इसका ऐच्छिक गुण है। लेकिन अगर हम अनाज वाली फसल की बात करें, मान लिया हम गेहूं की बात करें, मक्का की बात करें, तो उसके लिए ऐच्छिक गुण अलग हो जाएगा। उसके लिए लंबे पौधों की आवश्यकता नहीं है। भाई हम जब गेहूं की फसल हम किस लिए बोते हैं? ताकि हमें उसके दाने, हमें ऊपर वाला जो भाग है जिसमें उसके दाने होते हैं, हमें सिर्फ उससे मतलब होता है। नीचे वाला भाग तो जो है या तो पशुओं को चारे के लिए प्रयोग किया जाता है, या उसको फिर किसान क्या करते हैं, उसको खाद बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार इससे प्रॉब्लम भी हो रही है कि किसान उसको खेत में ही जला देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण हो जाता है। तो नीचे वाला पार्ट तो हमें चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए अनाज वाली फसलों में? सिर्फ ऊपर वाला पार्ट चाहिए। तो अनाज वाली फसलें बोनी होनी उपयुक्त हैं, ठीक है, ताकि वो मिट्टी से, मृदा से पोषक भी कम सोखें और हमें जो है अनाज भी अधिक से अधिक मात्रा में मिल जाए। तो जो ऐच्छिक गुण हैं वो अलग अलग फसलों में अलग अलग हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पौधे हैं वो अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, पौधों के लिए मुख्यतः 16 जो पोषक तत्व हैं वो पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? हवा से, पानी से, और अधिकतम कहाँ से प्राप्त करता है? मिट्टी से, मृदा से। तो हवा से पौधे को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा हवा से, CO2 लेता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इस CO2 में क्या है? कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो 2 तत्व कौन से हो गए? कार्बन और ऑक्सीजन, जो वो हवा से ले रहा है। उसके बाद पानी, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये 2 तत्व पौधा पानी से ले रहा है। बाकी जो पोषक तत्व हैं हमारे बच गए 13, वो पौधा मृदा से लेता है। उनमें से उनको 2 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। एक है वृहद पोषक, एक है सूक्ष्म पोषक। वृहद पोषक वो हैं जिनकी पौधे को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और सूक्ष्म पोषक वो होते हैं जिनकी पौधे को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो वृहद पोषक में 6 हैं हमारे: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। मैंने यहाँ पे संकेत लिखे हैं, आपकी मर्जी है, आप पूरा नाम भी लिख सकते हो। उसके बाद सूक्ष्म पोषक, यानी कि वो जिनकी पौधे को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। आयरन है, मैग्नीज है, बोरोन है, जिंक है, कॉपर है, क्लोरीन है और मोलिब्डेनम है। अब इन सब में देख के बताओ आप मुझे, एक ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधा हवा से भी प्राप्त करता है और पानी से भी? दिख ही रहा है आपको इस टेबल में, ये ऑक्सीजन। तो ये कई बारी 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आज के लिए हमारा ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी इतना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मैन्योर यानी कि खाद और उर्वरक, उनके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी ग्रीन मैन्योर वगैरह, जो हरी खाद है, और आपकी वर्मी कंपोस्ट है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बुक से थोड़ा सा रीड करके रखेंगे उसको। थैंक यू।